यह कहानी है 5 शक्तिशाली देशों की। साथ मिलकर यह दुनिया की 42% जनसंख्या बनाते हैं और 16% विश्व व्यापार। माना गया था कि इनका साथ आना विश्व राजनीति की बाजी पलट देगा, पर अब तक कुछ खास हुआ नहीं और दुनिया 15 साल से इंतजार ही कर रही है। मुझे विश्वास है कि आज की बैठक ब्रिक्स को भविष्य में और उपयोगी बनाने के लिए उपयुक्त दिशा देगी। यह थे भारत के प्रधानमंत्री इस अगस्त ब्रिक्स के वार्षिक सम्मेलन में अपनी अध्यक्षीय टिप्पणी देते हुए। ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका के नामों को मिलाकर इस संगठन का नाम ब्रिक्स रखा गया और इस तरह हमने पश्चिमी देशों के बढ़ते हुए प्रभाव के खिलाफ एक विकल्प ढूंढना शुरू किया। डॉलर की प्रमुखता से छुटकारा पाने के लिए, वर्ल्ड बैंक और IMF को सुधारने के लिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को नया आकार देने के लिए और आपस में बेहतर सहयोग बनाने के लिए, ताकि ये बड़ी इच्छाएं पूरी हो सके। यह सारा मामला 2006 में शुरू हुआ और तब से अब तक कई साल गुजर चुके हैं। कुछ बड़े दिलचस्प थे और कुछ नहीं, और फिर यह महामारी फैल गई। कोविड वैक्सीन की कमी अगला संकट था। भारत और साउथ अफ्रीका कोविड वैक्सीन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी उसकी संरचना पर अधिकार की छूट के लिए दौड़ धूप करते आ रहे हैं, ताकि जिन देशों में वैक्सीन की अत्यधिक कमी हो वह अपनी वैक्सीन खुद बना सके। इसलिए जब ब्रिक्स के लीडर साथ आए तो उनसे काफी उम्मीदें थी। बंद दरवाजों के पीछे हो रही बातचीत में क्या हुआ हम नहीं जानते, पर अंत में एक अस्पष्ट बयान के अलावा हमें कुछ नहीं मिला। बाकी बातों के बीच हम इस पर भी ध्यान देते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कोविड वैक्सीन की बौद्धिक संपदा अधिकार में छूट और ट्रिप्स एग्रीमेंट एवं दोहा डिक्लेरेशन ऑन ट्रिप्स एग्रीमेंट एवं पब्लिक हेल्थ में मौजूद लचीलेपन के उपयोग के ऊपर बातचीत चल रही है। साफ शब्दों में ब्रिक्स के लीडर कह रहे हैं कि हम जानते हैं सैकड़ों लोग वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं, पर हम कुछ नहीं कर सकते। सच कहें तो साउथ अफ्रीकन राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने अपनी पूरी कोशिश की। उन्होंने कहा, ब्रिक्स को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोविड-19 वैक्सीन की उपलब्धता हर जगह समान रूप से हो, क्योंकि सिर्फ इसके जरिए ही हम इस महामारी का सामना कर पाएंगे। भारत ने भी इस बात का समर्थन किया, परंतु चीन, रूस और ब्राजील का इरादा कुछ और ही था। सम्मेलन में कोविड के बाद की नीतियों की भी चर्चा हुई। महामारी के खत्म होने के बाद क्या होगा? यह लोगों के साथ एक भद्दा मजाक था। कोविड वैक्सीन को इस दशक का सबसे कीमती प्रोडक्ट कहा जा सकता है। कोविड वैक्सीन से अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर का 60 से 80% मुनाफा हुआ है। इस टोली में रूस की स्पुतनिक और चाइना की साइनोवैक भी शामिल है। पूरी बात का सार यह है कि अपना मुनाफा बचाने के लिए रूस और चाइना अपना अहम चिकित्सीय और तकनीकी ज्ञान विकासशील देशों से नहीं बांटेंगे, चाहे सैकड़ों लोग मर ही क्यों न जाएं। ऐसा लगता है कि पश्चिमी नियंत्रण और साम्राज्यवाद का मुकाबला करने के लिए बनाया गया एक संगठन अब अपना रास्ता खो चुका है। ज्यादातर ब्रिक्स देश पिछले कुछ वर्षों में या तो सत्तावादी या चुनावी एकतंत्र बन चुके हैं। आपस में बेहतर सहयोग तो भूल ही जाइए, ब्रिक्स के लीडर महामारी के समय भी एकजुट नहीं हो सकते और वैक्सीन रंगभेद ने यह साफ साफ दिखा दिया है। एजेंडा पर एक और विषय था अफगानिस्तान, जिस पर तालिबान ने फिर कब्जा कर लिया है। यह एक ऐसा देश है जिसमें चीन, भारत और रूस की काफी रुचि और स्वार्थ है, पर इनके इरादे एक दूसरे के विपरीत हैं, जिसका परिणाम था ब्रिक्स की तरफ से एक और अस्पष्ट बयान। हम आतंकवाद से लड़ने के महत्व पर जोर डालते हैं। इसमें आतंकवादी संगठनों के द्वारा अफगान इलाकों को आतंकवाद का घर बनाना, उन्हें दूसरे राज्यों पर हमले के लिए इस्तेमाल करना एवं अफगानिस्तान में ड्रग व्यापार भी शामिल है। आप शायद सोचेंगे कि ब्रिक्स की कहानी सिर्फ यहीं तक है, पर नहीं।
ब्रिक्स का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था ब्रिक्स बैंक, जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। यह बैंक सदस्य राज्यों के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में मदद करने के लिए बना था और यह इसमें कामयाब भी हुआ। बैंक ने 29 अरब डॉलर के कर्ज मंजूर किए हैं और आपात स्थितियों में सदस्यों की सहायता के लिए एक आकस्मिक आरक्षित समझौता भी किया है। सभी ब्रिक्स बैंक दस्तावेजों का केंद्र बिंदु परियोजनाओं की स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी है, लेकिन यह पर्यावरण या सामाजिक स्थिरता नहीं है, केवल आर्थिक स्थिरता की बात की जा रही है। ब्रिक्स देशों में लाखों लोगों के रहने के लिए सुरक्षित जगह और पीने के लिए साफ पानी की जरूरत है। लेकिन ऐसी परियोजनाएं तुरंत रिटर्न्स ना पाने के कारण स्थगित हो जाती हैं। एक वजह यह भी है कि इन परियोजनाओं को सब्सिडी देने के लिए उधार की जरूरत होती है, पर न्यू डेवलपमेंट बैंक सब्सिडी नहीं देता। वह सिर्फ अपने साझेदारों के लिए मुनाफा कमाने का काम करता है। वेस्टर्न क्रेडिट एजेंसियों द्वारा दी गई AA+ रेटिंग को सुधारने के लिए सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स जो रिटर्न सुनिश्चित कर सकते हैं वही यहाँ पास हो पाते हैं। अन्य परियोजनाएं या तो कागजों में बंद रहती हैं या लोगों से ज्यादा दाम लेकर लाभदायक बन जाती हैं। बड़े कर्ज हमेशा उपलब्ध होते हैं, जितनी बड़ी परियोजना उतना बेहतर। कॉन्ट्रैक्ट हमेशा बड़ी कंपनियों के पास जाते हैं ताकि जब ऋण ब्याज के साथ चुकाया जाए तो बैंक को भारी मुनाफा हो। अंत में आम लोगों से ही सारे पैसे की भरपाई की जाती है, रोड टैक्स, ईंधन उपकर, बिजली शुल्क या किसी अन्य शुल्क के नाम पर। और तो और उन्हें इन परियोजनाओं के लिए कभी भी विस्थापित किया जा सकता है। इसलिए दुनिया भर में कई जगहों पर लोग ऐसी बड़ी परियोजनाओं का विरोध कर रहे हैं। यह कह सकते हैं कि नेता और सरकारें असफल रही, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ब्रिक्स के ख्याल को ही जाने दिया जाए, क्योंकि यह अकेले 5 सरकारों की कहानी नहीं है। यह दुनिया की 42% आबादी का साथ आना भी है। हम इसे पीपल्स ब्रिक्स यानी कि लोगों का ब्रिक्स कहते हैं। हर साल जब ब्रिक्स के नेता मिलकर बड़े भाषण देते हैं, 5 देशों से कई जन आंदोलन भी साथ आते हैं। ये चर्चा करते हैं, बहस करते हैं अपने आज और कल की। ये एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, भविष्य के लिए योजनाएं बनाते हैं और सरकारों को सोचने के लिए उकसाते हैं। इस साल भी हम मिलेंगे 18 अक्टूबर से इंटरनेट पर। जरूर आइएगा।